हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के बारे में। तो सामाजिक संरचना के बारे में समझने से पहले हमें सबसे पहले संरचना का अर्थ समझना ज़रूरी है कि संरचना किसे कहते हैं हम। संरचना का मतलब होता है किसी भी वस्तु का बाहरी स्वरूप, जैसे किसी मकान का स्वरूप, एक मनुष्य की बाहरी संरचना। मतलब कोई भी वस्तु हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो उसका बाहरी स्वरूप होता है वो उसकी संरचना होती है। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी और सीमेंट के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते, बल्कि इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि उसे निश्चित क्रम में लगाया जाए ताकि एक मकान का निर्माण हो सके। उसी तरीके से जैसे मनुष्य के जो अंग होते हैं, बहुत सारे, जो हाथ, पैर, नाक, मुँह, कान, ये सब जब व्यवस्थित तरीके से किसी जीव में लगे हुए, किसी मनुष्य के अंदर होते हैं व्यवस्थित तरीके से और अपना काम कर रहे होते हैं, तभी एक जीव की संरचना का निर्माण होता है। तो अब पढ़ते हैं सामाजिक संरचना के बारे में। तो जिस तरीके से किसी वस्तु के जो विभिन्न अंग हैं जो उसका निर्माण कर रहे हैं, उसी तरह समाज के निर्माण करने वाली जो इकाइयाँ हैं, चाहे वो भौतिक इकाइयाँ हों या अभौतिक इकाइयाँ, वो सब सामाजिक संरचना के अंग कहलाते हैं। तो समाज की संरचना को बनाने में बहुत सी भौतिक और अभौतिक इकाइयों का योगदान होता है। भौतिक इकाइयाँ जो बाहरी तौर पर समाज की संरचना को बनाती है, जैसे परिवार, स्कूल, क्लब, मंदिर, औद्योगिक संगठन, राजनीतिक दल, ये वो हैं जो बाहरी स्वरूप को बनाती हैं। और अभौतिक में आती हैं जो संस्थाएं, सामाजिक मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं, जो कि उसके अंदरूनी यानी एक तरह से नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसे संभालती है। तो जब ये भौतिक और अभौतिक व्यवस्थाएं अपने कार्य से जिस ढांचे का निर्माण करती हैं, यानी क्रमबद्ध रूप से कार्य करते हुए जिस ढांचे का निर्माण करती है, उसे ही हम समाज की संरचना कहते हैं। अब पढ़ते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में। तो सामाजिक संरचना की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि सामाजिक संरचना जो है एक क्रमबद्धता है। यानी कि जो समाज की संरचना बनती है वो एक क्रमबद्धता के आधार पर बनती है। यानी कि जब उसके सभी अंग व्यवस्थित तौर पर काम कर रहे होते हैं, तभी जो है समाज की एक क्रमबद्ध व्यवस्था का निर्माण होता है। कि अगर किसी भी संरचना के तत्व जो है व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करते, तब हम उसे एक क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पे आती है कि सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है। यानी कि समाज की संरचना का जो निर्माण होता है वो जिन समूहों से या संघ से होता है, उनकी प्रकृति स्थायी होती है, यानी वो स्थायी तरीके से होते हैं। जैसे परिवार, जैसे समुदाय। तो ये सब चूँकि इनसे जुड़े हुए जो अंग हैं, अगर उनमें किसी तरह कोई परिवर्तन भी आता है, अगर उनमें वो नष्ट भी होते हैं या ख़त्म होते हैं, तो तब भी समाज की जो संरचना है वो बनी रहती है। तीसरे नंबर पे आता है सामाजिक संरचना की अनेक उप संरचनाएँ होती हैं। जैसे कि किसी जो संरचना होती है वो बहुत सारे अंगों का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है। तो समाज की संरचना को भी बनाने में जो भौतिक और अभौतिक इकाइयाँ काम कर रही हैं, वो सब उसकी उप संरचनाएँ कहलाती हैं। चाहे वो नियम, परंपराएं, मूल्य हों या आर्थिक सामाजिक संगठन, परिवार और राजनीतिक दल, कुछ भी हो सकता है। ये सब इसकी उप संरचनाएँ हैं। चौथे नंबर पे आता है कि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग परस्पर संबंधित होते हैं। जो समाज की संरचना होती है उसके जो सभी अंग होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, चाहे वो शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक समूह हो, नातेदारी समूह हो, या परिवार, विद्यालय, धर्म, ये सब मिलकर जो है आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। और इन अंगों के परस्पर संगठन से ही, मतलब इन अंगों के परस्पर संबंधित रहने से और अपने काम को सही ढंग से करने से ही एक समाज की व्यवस्थित संरचना का निर्माण होता है। पाँचवें नंबर पे आते हैं कि सामाजिक संरचना में मूल्यों का समावेश होता है। मूल्यों का समावेश का मतलब ये होता है कि जैसे कि सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ नियमों की यानी कंट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरह समाज की संरचना को बनाए रखने के लिए जो नियंत्रण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन मूल्यों, प्रतिमानों की ज़रूरत होती है, वही सामाजिक संरचना के मूल्य कहलाते हैं। जैसे कि प्रथाएं, परंपराएं, विभिन्न प्रकार के नैतिक, आर्थिक, धार्मिक, चाहे वो किसी भी तरह के मूल्य हों, जो कि समाज की नियंत्रण व्यवस्था को संभाल रहे होते हैं। छठे नंबर पे आता है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। चूँकि हालांकि जो समाज की संरचना में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी
जो इसकी नियंत्रण व्यवस्था को सँभाले हुए हैं, जो इसे आंतरिक रूप से अंदर से सँभाले हुए हैं, चाहे वो प्रतिमान हों, मूल्य हों, प्रथाएँ हों, उन्हें हम चूँकि देख नहीं सकते, इसलिए समाज की जो संरचना होती है वो अमूर्त होती है। हम इसके अंग देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो व्यवस्थित उससे जो एक व्यवस्था बन रही है, उसे हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए सामाजिक संरचना की प्रकृति अमूर्त होती है। 7वें नंबर पे आता है कि सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के निर्धारित प्रकार होते हैं। हमारे जो मूल्य होते हैं, हमारे जिनके अनुसार कोई भी व्यक्ति समाज में अपने जीवन को जीता है, वही ये निर्धारित करता है कि किसी भी समाज के जो अंग हैं उनके क्या क्या कार्य होंगे। तो ये चूँकि ये पूर्व निर्धारित होता है, इसलिए इसी आधार पर प्रत्येक समाज की संरचना के कुछ कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और जिसके अनुसार पूरी सामाजिक संरचना कार्य करती है। 8वें नंबर पे आता है कि सामाजिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। स्थानीय आवश्यकताओं का मतलब होता है कि जो समाज की संरचना के अंग हैं, वो चूँकि व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार काम करते हैं, तो इसलिए जैसे-जैसे उनकी आवश्यकताएँ बदलती हैं, जैसे कि आधुनिक युग है, लोगों की आवश्यकताएँ बदल गई हैं, तो जो संरचना होती है समाज की, उसमें भी बदलाव आता है। यानी लोगों के जो काम पहले थे वो अब बदल गए हैं, इनकी जगह मशीनों ने ले ली है। तो चूँकि लोगों की ज़रूरतें बदली हैं, इसलिए जो समाज की संरचना है वो उससे प्रभावित हुई है। अब आता है सामाजिक संरचना के तत्व। सामाजिक संरचना के तत्व में रेडक्लिफ ब्राउन जो थे, वो पहले समाज विज्ञानी थे जिन्होंने सामाजिक संरचना के तत्वों को 2 भागों में बाँटा है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं बाह्य तत्व और दूसरे आते हैं आंतरिक तत्व। बाह्य तत्व में उन्होंने जो है सामाजिक एकारिकी को लिया है। बाह्य तत्व में एकारिकी और सामाजिक शारीरिक को लिया है और आंतरिक तत्वों में उन्होंने सामाजिक अंत्यक्रिया, परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संस्थाएँ और सामाजिक प्रक्रियाओं को लिया है। तो सबसे पहले सामाजिक अकारिकी और शारीरिक के बारे में पढ़ते हैं, चूँकि ये बाह्य तत्व हैं। तो अकारिकी में जो सामाजिक अकारिकी है, उसमें आता है कि समाज जो समूह, भाषा, श्रम विभाजन और ये जो बाहरी स्वरूप समाज का बना रहे होते हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के संगठन हों, समूह हों, भाषाएँ हों, श्रम विभाजन, मतलब कुछ भी हो जो कि उसके बाहरी स्वरूप का निर्माण कर रहे होते हैं, वो सामाजिक एकारिकी में आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सामाजिक शारीरिकी। शारीरिकी का मतलब होता है जैसे कि शरीर को चलाने के लिए जैसे कुछ कंट्रोल की ज़रूरत होती है पूरी बॉडी पर, जैसे उसका माइंड, मस्तिष्क, नाड़ी तंत्र और जो है रक्त का संचालन, उसी तरीके से समाज को चलाए रखने के लिए, यानी उसे कंट्रोल करने के लिए जिन धर्म, नैतिकता, कानून इनकी ज़रूरत होती है, उन्हें हम इसके अंतर्गत रखते हैं। उन नियमों पर प्रतिमानों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं सामाजिक अंत्यक्रियाएँ। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो एक दूसरे से अंत्यक्रिया करते हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। चौथे नंबर पे आती है परिस्थिति और भूमिका। हर व्यक्ति की अपने समाज में जो है एक परिस्थिति होती है, चाहे वो बाहरी जीवन से जुड़ी हुई हो या उसके परिवार से। जैसे कोई परिवार में कोई व्यक्ति कर्ता हो सकता है, पिता पुत्र हो सकता है, उसी तरीके से बाहरी जीवन में वो कोई अधिकारी या कर्मचारी, नेता कुछ भी हो सकता है और उसी से जुड़ी हुई उसकी कुछ भूमिका यानी कर्तव्य होते हैं जिन्हें उसे पूरा करना होता है। ये सब मिलकर एक समाज की संरचना को बना रहे होते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी समाज अपने सदस्यों को यह छूट नहीं देता कि वो मनमाने ढंग से काम करें। उसके लिए कुछ मूल्य निर्धारित किए हुए होते हैं जिनके अनुसार उसे काम करना पड़ता है, यानी कुछ ऐसे नियम जिनमें रहते हुए जिन दायरों में रहते हुए मनुष्य को काम करना होता है। तो ये सब सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। छठे नंबर पे आती हैं सामाजिक संस्थाएँ। संस्थाएँ वो होती हैं जो कि व्यक्ति को बताती है कि उन्हें किस ढंग से काम करना है। अगर संस्थाएँ ना हों तो व्यक्ति मनमाने ढंग से या गलत तरीके से अपने जीवन को चला सकता है, लेकिन समाज जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए सामाजिक संस्थाएँ वो नियम और तरीके हैं, वो कार्य पद्धतियाँ हैं जो व्यक्ति को सही ढंग से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बारे में बताती हैं। 7वें नंबर पे आते हैं सामाजिक प्रक्रियाएँ। सामाजिक प्रक्रियाओं से मतलब ये होता है कि जब मनुष्य की जो अंत्यक्रियाएँ हैं या उसकी जो आवश्यकताएँ हैं, जब उसमें परिवर्तन आने लगता है, तो जो सामाजिक
सॉरी जो व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं जब उनमें परिवर्तन आने लगता है तो व्यक्ति की जो प्रक्रियाएँ हैं वो बदलने लगती हैं। मतलब कि वो पहले जिन जिन संस्थाओं के ज़रिए या जिन समूहों के ज़रिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा होता है, फिर उसका जो स्वरूप वो बदलने लगता है। तो यानी कि उसकी सामाजिक प्रक्रियाएँ पूरी तरीके से बदलने लगती हैं।